अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड कहाँ है, तो शायद आपके दिमाग में रशिया यूक्रेन, यूएस ईरान या चाइना ताइवान का नाम आए। दुनिया की कुछ पावरफुल कंट्रीज की नज़र इस वक्त एक ऐसे रीजन पर टिकी हुई है जहां ऑलमोस्ट आधा साल अंधेरा रहता है, टेम्परेचर्स -50 डिग्री तक चले जाते हैं और इंसान कम, बर्फ ज़्यादा दिखाई देती है। दी आर्कटिक। कुछ सालों पहले तक ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए ये रीजन लगभग इररेलेवेंट था, लेकिन आज रशिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस एक्सपांड कर रहा है, नेटो अपने कोल्ड वेदर एक्सरसाइजेस इंटेंसिफाई कर रहा है और चाइना, जिसका कोई डायरेक्ट आर्कटिक बॉर्डर नहीं है, वो खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट कहकर बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है। तो फिर ऐसा क्या बदल गया? एक फ्रोजन ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल रीजन ग्लोबल कंपटीशन का सेंटर कैसे बन गया? सच ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक पहली बार दुनिया के लिए एक्सेसिबल होता जा रहा है और इसी रीजन से एक नई रेस शुरू हो चुकी है। एक ऐसी रेस जो सिर्फ अमेरिका, रशिया या चाइना तक लिमिटेड नहीं रहेगी। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर पड़ेगा और हाँ, इंडिया पर भी। In this video, we'll try to understand why countries are fighting over the Arctic. लेकिन आर्कटिक की रेस समझने से पहले एक चीज क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग आर्कटिक और एंटार्क्टिका को सेम ही समझते हैं। एंटार्क्टिका एक्चुअली एक कॉन्टिनेंट है जिसके लैंडमास पर किलोमीटर्स थिक आइस शीट जमी हुई है। आर्कटिक उल्टा है, ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि एक फ्रोजन ओशन है जिसके अराउंड रशिया, कनाडा, अमेरिका थ्रू अलास्का, डेनमार्क थ्रू ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे कंट्रीज प्रेजेंट हैं। इसीलिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में आर्कटिक एक इग्नोर्ड कॉर्नर बन के रह गया। बट आर्कटिक कभी एम्प्टी नहीं था। हज़ारों सालों से इन्यूइट और दूसरी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ यहाँ रहती आई है। उनके लिए आर्कटिक कोई रिमोट रीजन नहीं बल्कि उनका घर है, उनकी आइडेंटिटी है और उनका कल्चर है। और इसी कम्युनिटी की एक प्रोमिनेंट वॉइस शेला वॉर्ड क्लाउटियर ने कहा, द आर्कटिक इज द हेल्थ बैरोमीटर ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर द मर्क्यूरी ऑफ दैट बैरोमीटर। सिंपल वर्ड्स में जो बदलाव आर्कटिक में दिखते हैं उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे पूरे दुनिया तक पहुंच जाता है और आज वही आर्कटिक हमें एक ऐसी वार्निंग दे रहा है जिसको इग्नोर करना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। सवाल ये है कि सडनली ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए आर्कटिक कैसे इंपॉर्टेंट बन गया? जवाब सिर्फ दो वर्ड्स में छुपा हुआ है, क्लाइमेट चेंज। बट आर्कटिक में जो हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट वार्मिंग, इट्स समथिंग साइंटिस्ट कॉल आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। मतलब ये रीजन बाकी दुनिया के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना फास्टर वार्म हो रहा है और इसका सबसे क्लियर प्रूफ है सी आइस। नासा सैटेलाइट डेटा शो करता है कि आर्कटिक सी आइस हर डिकेड रफली 12% श्रिंक हो रही है कंपेयर टू दी 1981 टू 2010 एवरेज। मतलब जो आइस एक टाइम पर स्टेबल थी, अब वो हर डिकेड टूट रही है, मेल्ट हो रही है और डिसअपियर हो रही है। और इसी पॉइंट पे एनवायरनमेंट और जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे से मिलते हैं। न्यू शिपिंग रूट्स, रिसोर्सेस एंड प्रीवियसली अनरीचेबल जोन्स नाउ सडनली एक्सेसिबल। और यहीं पर शिफ्ट होता है पूरा गेम। जो आर्कटिक अब तक एज ऑफ द वर्ल्ड था, अब वो एक सेंटर ऑफ अपॉर्चुनिटी बन रहा है। साइंटिस्ट इसे एक वार्निंग की तरह देखते हैं, बट गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्लाइमेट चेंज ने आर्कटिक को इम्पोर्टेंट नहीं बनाया, उसने आर्कटिक को एक्सेसिबल बना दिया। तो सवाल है, दुनिया को आखिर यहाँ क्या मिल सकता है? तो जवाब सिर्फ एक वर्ड में है, रिसोर्सेस। बहुत सारे रिसोर्सेस। अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कटिक के नीचे दुनिया के अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व्स का लगभग 13% और अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस का लगभग 30% तक रिजर्व्स होने की पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी है, ये इकोनॉमिक पावर है और ये फ्यूचर इन्फ्लुएंस का सवाल है। लेकिन ये रीजन सिर्फ ऑयल और गैस तक लिमिटेड नहीं है। अगर 20th सेंचुरी की इकोनॉमी क्रूड ऑयल पर चलती थी, तो 21st सेंचुरी की इकोनॉमी क्रिटिकल मिनरल्स पर चलती है। आपका स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी, फाइटर जेट्स,
मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स और एआई हार्डवेयर। और इन सब के अंदर ऐसे मिनरल्स यूज होते हैं जो हर कंट्री के पास नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं। आर्कटिक रीजन में लिथियम, वनेडियम और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के सिग्निफिकेंट रिजर्व्स होने की पॉसिबिलिटी है। और जब किसी रीजन में एनर्जी भी हो, क्रिटिकल मिनरल्स भी हो और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सेस भी मिलने लगे, तो जियोपॉलिटिक्स का इंटरेस्ट बढ़ना ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। आर्कटिक आज एक एमर्जिंग इकोनॉमिक हॉटस्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद आर्कटिक की सबसे वैल्यूएबल एसेट उसके नीचे रिसोर्सेज नहीं, बट उसके ऊपर से गुजरता हुआ एक रास्ता है, और वही रास्ता जो ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर बदल सकता है। हिस्ट्री हमें एक सिंपल लेसन सिखाती है, जो ट्रेड रूट्स कंट्रोल करता है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी भी इन्फ्लुएंस करता है। और इसका रीसेंट एग्जांपल हमने 2021 में देखा था, जब एवर गिवन नाम का एक कंटेनर शिप सुएज कैनाल में अटक गया, तो सिर्फ एक शिप नहीं रुका था, उसके साथ ग्लोबल सप्लाई चेन्स रुक गई थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डिले हुआ और दुनिया को फाइनली रियलाइज हुआ कि एक नैरो वाटरवे पर कितनी डिपेंडेंसी है। अब इमेजिन करो अगर एशिया और यूरोप के बीच एक अल्टरनेटिव रूट अवेलेबल हो जाए, एक ऐसा रूट जो डिस्टेंस कम करे, फ्यूल बचाए, ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस करे और शिपिंग कंपनीज के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट भी नीचे ले आए। और यहीं स्पॉटलाइट में आता है नदन सी रूट। जैसे जैसे आर्कटिक सी आइस रिट्रीट कर रही है, रशिया के नदन कोस्ट के साथ साथ एक मैरीटाइम कॉरिडोर ज्यादा नेविगेबल होता जा रहा है। कुछ जर्नीज के लिए ये रूट सुएज कैनाल के कंपैरिजन में ट्रेवल टाइम को अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिन तक कम कर सकता है। और इंटरनेशनल शिपिंग के दुनिया में टाइम का मतलब ही मनी होता है, इसलिए अगर आर्कटिक शिपिंग कमर्शियली वायबल होती है तो सिर्फ मैप्स नहीं बदलेंगे, ग्लोबल ट्रेड के इक्वेशंस भी बदल सकते हैं। और इसी रीज़न से रशिया इस रूट को सिर्फ एक शिपिंग लेन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में देखता है। उसके लिए ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है और जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी, क्योंकि अगर कल को दुनिया का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आर्कटिक से गुजरने लगे तो उस रूट के रूल्स काफ़ी हद तक मॉस्को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और यही पॉइंट है जहां आर्कटिक रीजन एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक से निकलकर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। बट व्हाट आर द इवेंट्स दैट मेड आर्कटिक स्ट्रेटेजिक? It started with Russia in 2007. They placed their flag in North Pole's seabed. उससे ओनरशिप प्रूव नहीं होती थी, लेकिन सिंबोलिज्म पावरफुल था। मैसेज क्लियर था, रशिया सिर्फ ज्योग्राफी नहीं एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। ऑल्सो मैनी कंट्रीज स्टार्टेड देयर जियोलॉजिकल सर्वेस, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज और साइंटिफिक रीजंस के लिए। और 2013 में चाइना और इंडिया को आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2019 जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ओपनली ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की। We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. 2022 रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड और इससे आर्कटिक काउंसिल का कोऑपरेशन प्रैक्टिकली फ्रीज हो गया। जब किसी रीजन में इतने रिसोर्सेज हो, नए ट्रेड रूट्स एक्सेसिबल हो रहे हो और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रैपिडली बढ़ रही हो, तो एक चीज़ ऑलमोस्ट गारंटीड होती है, मिलिटराइजेशन। और आर्कटिक भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। आज आर्कटिक को एक जाइंट चेसबोर्ड माना जाए तो ओपनिंग मूव रशिया के पास है, और इसका सिंपल रीज़न है आर्कटिक कोस्टलाइन का मोर देन 50% सिर्फ रशिया के कंट्रोल में आता है। पिछले कई सालों में मॉस्को ने यहाँ सिर्फ अपनी प्रेजेंस मेंटेन नहीं की बल्कि उसे एग्रेसिवली एक्सपांड किया है। रशिया पुराने सोवियत एरा मिलिट्री बेसिस को मॉडर्नाइज कर रहा है। रशिया ने दुनिया की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर फ्लीट डेवलप की है। ये सिर्फ शिप्स नहीं है, ये आर्कटिक में पावर प्रोजेक्शन का एक टूल है। रशिया का ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर दिखता है, नदन सी रूट को सिर्फ डेवलप नहीं करना बट उस पर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी इस्टेब्लिश करना। दूसरी तरफ नेटो भी अपनी पोजीशन आर्कटिक में स्ट्रेंथन कर रहा है। स्वीडन और फिनलैंड का नेटो ज्वाइन करना। आज आर्कटिक के आसपास प्रेजेंट 8 कंट्रीज में से 7 कंट्रीज नेटो अलायंस का हिस्सा है। और इसी साल मार्च में नेटो कंडक्टेड इट्स कोल्ड वेदर एक्सरसाइज इन द आर्कटिक रीजन।
दिस शोज़ हाउ ट्रस्ट बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इससे मिलिट्री कैलकुलेशंस और भी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। और इसी टेंशन के बीच एक आइलैंड बार बार हेडलाइंस में आता है। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखो तो ग्रीनलैंड सिर्फ एक मैसिव आइसी आइलैंड जैसा लग सकता है। अगर उसकी लोकेशन देखो तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और आर्कटिक के बीच में एक स्ट्रेटजिक ब्रिज की तरह काम करती है। साथ ही उसके पास वैल्यूएबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स और फ्यूचर इकोनॉमिक पोटेंशियल भी प्रेजेंट है। इसीलिए इन 2019 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का आइडिया पब्लिकली प्रपोज किया था। और इस प्रपोजल से एक चीज़ क्लियर दिखाई देती है दैट सुपर पावर्स अब आर्कटिक को कितनी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। और जब दुनिया रशिया और नेटो की राइवलरी पर फोकस कर रही थी तब एक तीसरा प्लेयर चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहा था। एक ऐसा प्लेयर जिसका आर्कटिक से कोई डायरेक्ट बॉर्डर ही नहीं है, चाइना। ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो चाइना एक आर्कटिक नेशन नहीं है, ना उसका आर्कटिक ओशन से कोई डायरेक्ट बॉर्डर है। फिर भी बीजिंग ने खुद को ऑफिशियली नियर आर्कटिक स्टेट कहना शुरू कर दिया। पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन चाइना की स्ट्रेटजी टेरिटरी बेस्ड नहीं है, वो अपना एक्सेस इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिल्ड कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में, अगर ज्योग्राफी आपके फेवर में ना हो तो इकोनॉमिक्स को अपने फेवर में कर लो। और इसी अप्रोच के साथ चाइना ने आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे एक्सपांड करना शुरू की। चाइना ने अपने रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश किए आइसलैंड और नॉर्वे में, हैवी आइस ब्रेकर्स डेवलप किए जैसे ज़ुइलोंग 1 और 2, और रशिया के आर्कटिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स खासकर यमल एलएनजी जैसे वेंचर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। चाइना इस विजन को एक नाम भी देता है। ये उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आर्कटिक एक्सटेंशन है जो 2013 में स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव सिर्फ शिपिंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर ट्रेड नेटवर्क्स का पार्ट बनना, क्रिटिकल रिसोर्सेज तक एक्सेस बनाना और एक ऐसे रीजन में इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी को शेप कर सकता है। और शायद इसीलिए आर्कटिक की रेस ट्रेडिशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट से अलग है। रशिया अपनी ज्योग्राफी का एडवांटेज यूज कर रहा है, अमेरिका और नेटो अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और चाइना अपनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पावर के थ्रू एंट्री बना रहा है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज बट वन डेस्टिनेशन। लेकिन सवाल है, इंडिया को आर्कटिक से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। 1920 के स्वालबार्ड ट्रीटी के थ्रू इंडिया को आर्कटिक रीजन में साइंटिफिक एक्सेस मिला। इंडिया ने 2008 में अपना हिमाद्री रिसर्च स्टेशन नॉर्वे के स्वालबार्ड रीजन में इस्टेब्लिश किया। और फिर आया 2022 जब इंडिया ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी रिलीज की। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक सिग्नल था कि इंडिया अब आर्कटिक को सीरियसली देख रहा है, नॉट जस्ट एकेडमिक क्यूरियोसिटी बट लॉन्ग टर्म विजन से। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया का रोल आर्कटिक रीजन में मेनली 3 चीज़ों पर शेप होगा। पहला, आर्कटिक को सीरियसली स्टडी करना, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन और क्लाइमेट मॉडलिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना। दूसरा, मैरीटाइम और लॉजिस्टिक्स की रेडीनेस बिल्ड करना ताकि अगर नदर्न सी रूट जैसे रूट्स फ्यूचर में वायबल होते हैं तो इंडिया उनके लिए प्रिपेयर्ड हो। और तीसरा, ग्लोबल आर्कटिक गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रोल लेना ताकि फ्यूचर की रूल्स एंड अपॉर्चुनिटीज सिर्फ कुछ कंट्रीज तक लिमिट ना रह जाए। और इसीलिए इंडिया भी इस रेस का एक वाइटल प्लेयर है। तो आखिर आर्कटिक से हमें क्या सीखने मिलता है? मेरे हिसाब से यही कि ये दुनिया कभी स्टैटिक नहीं रहती। कुछ साल पहले तक आर्कटिक रीजन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना आज है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कल शायद कोई और रीजन हो और आज उसी जगह पर फ्यूचर की पॉलिटिक्स, ट्रेड, एनर्जी और क्लाइमेट काफ़ी हद तक डिसाइड हो सकते हैं। और शायद इसीलिए आर्कटिक को समझना सिर्फ आर्कटिक को समझना नहीं है, ये समझना है कि 21st सेंचुरी की दुनिया कैसे बदल रही है, कैसे क्लाइमेट चेंज जियोपॉलिटिक्स को शिफ्ट कर रहा है, कैसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को शेप कर रही है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।